सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डे 4 में स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने काफ़ी बेसिक चीज़ों पर बात करी। आज हम स्टडी करेंगे डे 4 में कि डे 3 में हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि नाउ वी विल प्रोवाइड यू सम सेंटेंसेस एंड इन दैट सेंटेंस you will have to find out where subject is and where predicate is. So now we have at least 10 sentences, and in that sentences one by one we all will try to find out where subject is. तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कहाँ है। तो सबसे पहले लिखा है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। इट्स अ वेरी क्लियर टू आइडेंटिफाई वेयर सब्जेक्ट इज। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेयर सब्जेक्ट इज वेरी सिंपल वर्ड एंड दैट इज हु। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। बर्निंग डेक पे कौन खड़ा था? तो हु स्टूड। तो पता चलेगा हु का जवाब मिलेगा द बॉय। और जैसे ही द बॉय मिलेगा आप तुरंत कहेंगे कि ये हिस्सा आपका सब्जेक्ट है। और जब ये पार्ट सब्जेक्ट हुआ तो जैसे ही सब्जेक्ट आपका फाइंड आउट होता है, आफ्टर दैट रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो यहाँ से लेकर के स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये आपका पूरा क्या बनता है? प्रेडिकेट। इसे बोलते हैं प्रेडिकेट। Is this clear? So very simple. Again, second question is just before you. Sentences. मिस, अब यहाँ पे कुछ छूट गया है, कोई भी मिस हो। अब जैसे मिस कैटी was the rude at the table. मिस कैटी, अब मान लीजिए कोई है वो, तो फिर से अगेन दैट सिंपल वर्ड हु, और यहां पर वर्ब है वॉज, है ना। तो लिखिए हु वॉज रूड एट द टेबल। हु वॉज रूड एट द टेबल। तो कौन रूड था, कौन गलत तरीके से बिहेव किया? मिस कैटी। तो यहां से ये पोर्शन जितना बचा आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट जैसे फाइंड आउट हो जाएगा फिर आपको और आसान हो जाएगा सेंटेंस को सॉल्व करने में। तो मिस केटी वॉज रूड एट द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस इज द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। अब फिर से आपको सिर्फ वही हु कैचेस द वॉर्म, ठीक है। कौन? अर्ली bird catches the worm. Early bird catches the worm. No man can serve two masters. Again, no man can, who cannot serve two masters. आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो can serve है ये आपका वर्ब है। अभी आपको लग रहा होगा कैसे मैं जानूँ can वर्ब है, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ, मैंने आपसे कहा था ना कि बिगनर्स हैं तो पेशेंस बना के रखिए। आगे चल के मॉडल्स जब आप पढ़ेंगे तो मॉडल्स में आप पढ़ेंगे कि ये कैन आपका ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरीज में आता है। तो यहाँ पे नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो कोई भी व्यक्ति दो मास्टर की सर्विस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हु कैन नॉट सर्व टू मास्टर, तो अब यहाँ पर मिलेगा नो मैन कैन। तो नो मैन आपका सर्व, क्योंकि बहुत सिंपल है वो। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। अब यहाँ पर शुड फिर एक मॉडल वर्ब है। जैसे यहाँ पे कैन था वैसे यहाँ पे तो क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी वेल एयर्ड। यहाँ पे व्हाट इसलिए लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आप लगाएंगे व्हाट शुड बी वेल एयर्ड। क्या वेल एयर्ड होना चाहिए? अ सिक रूम। यहाँ पूरा आपको याद होना चाहिए कि हमने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का भी हो सकता है,
सब्जेक्ट के कई, जैसे अ सिक रूम, इसमें हेड वर्ड क्या है? रूम। अगर अ नहीं भी है, सिक नहीं भी है, तो रूम तो पक्का मतलब काम कर जाएगा, लेकिन अगर रूम ना हो तो पूरा सेंटेंस का सेंस इधर उधर हो जाएगा। अ सिक रूम शुड बी, और सिक रूम शुड बी, यहाँ बी नहीं है, शुड बी वेल एयर्ड। तो अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। तो यहाँ पर आपका ये वाला हिस्सा सब्जेक्ट बना और रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपका प्रेडिकेट बना। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, तो यहाँ पर ग्लिटर वर्ब है। व्हाट ग्लिटर इन द सनशाइन, सूरज की रोशनी में क्या शाइनिंग करता है, ग्लिटरिंग करता है? द ड्यू ड्रॉप्स। यहाँ भी व्हाट लगा के पूछें, क्योंकि जब आपको नॉन लिविंग मिलने लगे, मतलब नॉन लिविंग मिलने लगे, तो आप व्हाट लगाइए, WHAT व्हाट लगाइए, और उसके बाद आप पूछें व्हाट ग्लिटर इन द सनशाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई शॉट एन एरो into the air. Again, who shot an arrow into the air? Who shot an arrow into the air? तो क्या है? I. क्या है? I. यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, who लगा के पूछे, लिविंग बीइंग है। A barking sound the shepherd hears. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं आपसे बताया था जब मैंने कि जब सब्जेक्ट को लेकर की स्टडी चल रही थी, तो आपसे कहा गया था कि सब्जेक्ट कोई ऐसा होता है जो एक्शन करता है, डूअर होता है, और ऑब्जेक्ट कहा गया था जब किसी सब्जेक्ट के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो ऑब्जेक्ट माना जाता है। ऑन, अब जैसे लिखा है अ बार्किंग साउंड, तो उसमें आपको बताया था मैंने कि समटाइम्स दिस हैपेंस कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट का पार्ट बन जाता है। सब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट का पार्ट, कैसे? प्रेडिकेट कहाँ से शुरू होता है? वर्ब से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? वर्ब से। अब जरा सोचो आप, अब बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, अब देखिए, लेकिन सॉरी यहाँ से अब इसको देखें तो ये हिस्सा जो हियर्स है, तो इसको कुछ ऐसे द शेफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड। यहाँ पे आप पूछें हु हियर्स, हु hears, who hears a barking sound? कौन सुनता है भौंकने की आवाज़ को? कौन सुनता है? The shepherd। ये, लेकिन अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ से लेके सब्जेक्ट के कैटेगरी में आके फॉल होगा, और ये आपका प्रेडिकेट बनेगा। और इसको और बढ़िया से बनाएंगे तो द शेफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड। अब बार्किंग साउंड किससे कनेक्ट हो रहा है? यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर एक्चुअली वो पार्ट आया है जब मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट का पार्ट बन जाता है। सब्जेक्ट यहाँ प्रेडिकेट का पार्ट कैसे बना? ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, लिव्स अ हर्मिट। तो यहाँ पे हु लिव्स, हु लिव्स, ध्यान से देखिए, हु लिव्स अ हर्मिट, सेंट। संत कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। तो ये जो लिव्स है यहीं से प्रेडिकेट शुरू हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट गया प्रेडिकेट के पार्ट में चला आया, यानी सब्जेक्ट किसका पार्ट बन गया? प्रेडिकेट का पार्ट बन गया। तो अब देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखें, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे शुड प्रॉफिट, ये आपका वर्ब है, शुड प्रॉफिट, क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, डेयर, ये जितने भी हैं आपके ये मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं, और यहीं से शुरू हुआ आपका वर्ब, और वर्ब के पहले का हिस्सा बना सब्जेक्ट। तो ये हो गया हु शुड बी प्रॉफिटेड बाय एक्सपीरियंस, तो वी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन गया। कभी भी व्हाट और हु
इन दोनों को वर्ब में ऐड क्वेश्चन लगा के पूछ लो, वर्ब में ऐड करो और क्वेश्चन पूछो, अपने आप आपको आपका सब्जेक्ट मिलता चला जाएगा। इस तरीके से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये है, जैसे देखिए जब कभी भी आप रीअरेंज में जाएंगे, मोस्टली एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, कॉम्पिटिटिव में भी और एकेडमिक में भी आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाएंगे तो आपको रीअरेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी जंबल वर्ड्स रहेंगे, वो सब जंबल्ड रहेंगे, आपको उनको पिक करके इन अ प्रॉपर सीक्वेंस यू हैव टू जस्ट प्लेस देम। एंड हाउ कैन यू प्लेस? इफ यू डोंट हैव आइडिया अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अब सब्जेक्ट को अगर आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट में कितने पार्ट्स आते हैं, जैसे क्वालिफायर या फिर डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज, इसी तरीके से प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का अभी तो सिर्फ आपने पढ़ा सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट उभर के आए, आपने उन पर वर्कआउट किया, लेकिन अभी आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को निकालें, जैसे ऐसे सब्जेक्ट फाइंड आउट हो गया, बाकी का बचा हुआ हिस्सा आपने क्या कहा कि ये प्रेडिकेट है और ये आगे का हिस्सा सब्जेक्ट है। अब जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो आज हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आज हम प्रेडिकेट के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। वाई आर वी गोइंग टू रीड? बिकॉज जब तक हमें नहीं आएगा, SSC CGL हो, NDA हो, CDS हो, या आपकी जो क्लर्क हो, बैंकिंग्स हो, जो या फिर आपके एकेडमिक लेवल पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको आप रीऑर्डर करते हैं, रीअरेंज करते हैं, जंबल वर्ड्स को सही करते हैं, उन सब में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन दोनों की डीप स्टडी जो करता है, जिसको उसके डेप्थ में नॉलेज होती है, वही सही से अरेंज कर पाता है, नहीं तो कर नहीं पाएगा। कैसे करेगा? उसको पता ही नहीं कौन सा वर्ड आगे पीछे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के कितने पार्ट आए आपने पढ़ा, फिर सब्जेक्ट के जितने पार्ट्स का सीक्वेंस था उसको भी आपने देख लिया। अब आप बचे हुए हिस्से को जो प्रेडिकेट बोलते हैं उसको पढ़ रहे हैं। प्रेडिकेट के पार्ट्स आज हम स्टडी करेंगे, और जब हमें प्रेडिकेट के सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि अगर आपको अरेंजमेंट करने के लिए दिया जाएगा तो ईजिली यू कैन प्लेस ऑल द वर्ड्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो आप उन्हें देखेंगे कि प्रॉपर सीक्वेंस में आप अरेंज करने लगे हैं। सो अब इतना स्टडी करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने देखा कि सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ टिल नाउ आपने स्टडी किया, एंड आई थिंक अब आप अच्छे से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब हमारा जो मेन ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, और ये आज एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो वर्ब से, जहाँ से वर्ब शुरू होती है वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। वर्ब के पहले का हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है, उसके पार्ट्स समझ लिए। आज हम देखेंगे कि जब कोई प्रेडिकेट का पार्ट इतनी चीज़ों से मिलके बनता है, इतनी चीज़ों से मिलके बनने का मतलब ये हुआ, अब आप देखिए, पहला उसमें ये चीज़ तो पक्का होगी वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के प्रेडिकेट बनता नहीं है। और वर्ब की कितनी वैल्यू है ये तो आप समझ ही रहे हैं। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस किसी काम का नहीं है, क्योंकि वर्ब एक ऐसा है ना जिस पे बहुत गेम होता है। पूरे अगर देखा जाए उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। अब ये है तो वर्ब के अंदर एक नेचर होता है। अब वो नेचर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वर्ब अपने साथ, इसके अंदर एक फोर्स होता है, नेचर। और नेचर क्या होता है कि ये अपने बाद कुछ न कुछ जरूर लाता है। हाँ, कुछ केसेस में नहीं लाएगा। जैसे मैं कह दूं आई लाफ, मैं हंसता हूं, तो वहां पे कुछ नहीं लाना है, लेकिन इसके नेचर में अभी भी है, चाहे तो ला सकता है। आई लाफ लाउडली, आई लाफ लाउडली। तो लाफ अपने बाद क्या लेके चला है, कुछ न कुछ इसके पास एक है कि वो कुछ ला सकता है। समझे आप? तो कहने का मतलब, अब जैसे ये भी हो सकता है कुछ और ला दे। आई लाफ्ड एट हिम, आई लाफ्ड एट हिम। ऑप्शन है आई हेल्प्ड द नीडी, हेल्प्ड द नीडी। तो हेल्प जो है वो वर्ब है, और वर्ब का एक नेचर, एक फोर्स उसके पास
कि अपने बाद वो कुछ न कुछ जरूर लाने की कोशिश करता है। तो ये आपको पक्का मिलेगा, वो मिला। अगर वो मिला तो ये भी आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऑब्जेक्ट के, और ये भी मिलने के चांसेस होते हैं कॉम्प्लीमेंट के। तो ऑब्जेक्ट, अब जैसे मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूं। जैसे अगर मैंने यहां लिखा रोहित प्लेज, ठीक, रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित प्लेज क्रिकेट। अब आप देखिए हु प्लेज, रोहित, सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता करना है कि रोहित क्या खेलता है, एक्शन कौन सा हो रहा है, एक्शन हो रहा है खेलने का। किसका एक्शन हो रहा है, खेलने का। इज दिस क्लियर? रोहित खेलने का काम कर रहा है। अब सवाल ये खेल क्या रहा है, व्हाट डज ही प्ले, व्हाट डज ही प्ले, क्या खेलता है ये? आंसर मिला, क्रिकेट खेलता है। तो आपने देखा वो मिला, एक्शन, वो क्या है, एक्शन वर्ड है, एक्शन शो करता है। अब देखिए रोहित प्लेज, रोहित खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो ये हुआ क्रिकेट। तो ये जो हिस्सा आया वो रोहित, और अब ये जो क्रिकेट आया, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट बना, क्लियर है? और जब ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट पे भी डिस्कशन जरूरी है, ऑब्जेक्ट पर भी डिस्कशन बहुत जरूरी है। कैसे, देखते हैं। आपके जहन में आएगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इंग्लिश सीखना है तो टर्मिनोलॉजी जो है ना, जितने भी आप सब्जेक्ट देखेंगे, बायोलॉजी देख लीजिए, केमिस्ट्री देख लीजिए, लॉ की फील्ड में देख लीजिए, मेडिकल साइंस के फील्ड, सब में प्रोफिशिएंसी अगर आप किसी भी एक आपको, तो उसके जो टर्म्स हैं उन पर पकड़ होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लॉज, फ्रेज, समझ रहे हैं आप? ये जितने प्रीपोजिशन, ये टर्म्स हैं। इन टर्म्स पे जितनी मजबूत साउंड ग्रिप आपकी बनेगी उतनी अच्छी इंग्लिश आएगी। अब आपको अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, वर्ब नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, आप इंग्लिश पढ़ेंगे क्या? व्हाट विल यू गेट इफ यू डोंट नो बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश? if you want to get something in English, then it becomes necessary कि जो टर्म्स उन पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जैसे वर्ब एक्शन करता है, समझ रहे हैं आप? यहाँ ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट क्या है इसको देख लेते हैं, तब आपको हमेशा ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जब एक्शन होता है, कोई भी एक्शन हो, लिसन केयरफुली, जब से कोई भी एक्शन हो, तो जब एक्शन का कोई असर पड़ता है, एक्शन का असर पड़ता है, जैसे कोई काम हुआ, जैसे बॉल है और बॉल पे कोई किक करे, जैसे मैंने कहा आई किक्ड द बॉल, आई किक्ड द बॉल, तो जब मैंने किक किया तो किक जो एक्शन हुआ वो कहाँ जाके असर किया, बॉल पे असर पड़ा। यानी जब हम किक किए तो असर किस पे पड़ा, बॉल पे। अब जैसे मान लीजिए बॉल है और यहां से आ गया आई किक्ड द बॉल, समझे आप? किस पे किया, बॉल पे। तो जब बॉल पे मैंने किक किया तो बॉल पे असर पड़ा। तो जब एक्शन होता है और उसका इंपैक्ट किसी पे पड़ता है, जैसे आई टॉस्ड द कॉइन, मैंने सिक्के को उछाला, तो टॉस्ड, जब टॉस किया तो कॉइन जंप किया, समझे आप? आई टॉस्ड द कॉइन मतलब, तो जब यहां पर कोई चीज, जैसे आई, अब यहां देखिए रोहित प्लेज क्रिकेट, तो यहां पे क्या खेला, क्रिकेट खेलता है, तो इस एक्शन का इंपैक्ट क्रिकेट पे है, समझ रहे हैं? तो जब कोई काम होता है तो उस काम का असर किस पे पड़ता है। और एक सबसे बढ़िया है कि ऑब्जेक्ट अगर आपको आ गया तो आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बना सकते हैं, नरेशन सीख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी
पर्सन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इन सब से बदलता है। तो इफ़ यू हैव क्लियर कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे खत्म हो जाती है। और ऑब्जेक्ट को हम देखें तो ऑब्जेक्ट क्या देखने मिला कि रोहित प्लेज क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए दो ऐसे वर्ड है जिनको आप वर्ब में लगाइए। पहला व्हाट और एक लगाइए whom। ये दोनों लगाइए किस में? वर्ब में। अब जैसे व्हाट कब लगाएंगे और whom कब लगाएंगे अभी आपको बताते हैं। पहले आपने देखा कि प्रेडिकेट का पार्ट क्या होता है? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट पे जब वर्कआउट करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट मिल सकता है डायरेक्ट और एक ऑब्जेक्ट मिलता है इनडायरेक्ट। कभी कभी जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलता। जैसे मैं आपसे पूछूं या मैं कहूं आई, देखिए अब यहां पर मैंने लिखा आई ईट फूड। तो यहां पर ईट फूड, तो मैं पूछूं व्हाट डू आई ईट? व्हाट डू आई ईट? क्वेश्चन मार्क। तो आंसर मिलेगा फूड। क्या मिलेगा? फूड। तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो वर्ब है ये वाला है वो, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि फूड इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब आप वर्ब को डीपली पढ़ेंगे तो आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मॉडल, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, ये सब आपको पता चलेगा। आई ईट फूड, तो यहाँ पर ईट को कितने ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हुई? ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट, केवल सिंगल ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हुई। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इस ट्रांजिटिव वर्ब को केवल एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हुई। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। समटाइम्स यू विल फाइंड transitive verbs will have need of two objects। ध्यान सुनिएगा, कभी कभी आपको मिलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और जब दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो यही कहानी बनेगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे जो फूड है, फूड, अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे लिखता हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं नॉन लिविंग। क्या लिखेंगे? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे लिविंग। ठीक है, अब नॉन लिविंग, लिविंग। अब आप देखिए कि अभी आई ईट, ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको फूड की जरूरत पड़े, और ये फूड किस कैटेगरी में आएगा? नॉन लिविंग में। अब मैंने आपको बताया कि ये वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, लेकिन अब मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं। आई गेव हिम, आई गेव हिम। अब बताइए, आई क्या है? सब्जेक्ट है। गेव क्या है? वर्ब है। अब मैं यहां पूछूं व्हाट डिड आई गिव? व्हाट यानी व्हाट डिड आई गिव, सॉरी गलत हो गया। तो अब देखिए हिम कैसा लग रहा है? ये लिविंग है। कैसा है? लिविंग। तो पूछेंगे whom did I give? क्वेश्चन मार्क। किसको दिया मैंने? हिम। आंसर मिला हिम। अब ये जो whom से पता चला हिम, तो लिविंग बीइंग। लेकिन क्या ये जो वर्ब है, ये वाला गिव, क्या आपको कंप्लीट नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कंप्लीट है? नहीं। ट्रांजिटिव इसलिए कि इसके पास एक ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब जो गेव है ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसको और चाहिए एक। क्या? आई गेव हिम अ पेंसिल। अब पढ़िए, देखिए अब ये कंप्लीट हो गया। मतलब ये हुआ कि आई गेव हिम अ पेंसिल का मतलब ये हुआ कि मैंने उसे पेंसिल दिया। यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ गया और एक ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। अब थोड़ा सा कंसीडर करिए तो आपको लगेगा एक में लिविंग बीइंग है और एक में नॉन लिविंग बीइंग है।
तो जब नॉन लिविंग होगा तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब लिविंग होगा तो इसे बोलेंगे इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आर क्लियर? सॉरी। तो अब देखते हैं। तो कभी कभी ट्रांसिटिव वर्ब्स होता है ना, वो ऑब्जेक्ट एक के बजाय दो की डिमांड करता है। तो ऐसे जो होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको तूने उनको दो दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एंड व्हेन दे डिमांड टू ऑब्जेक्ट्स, तो वन ऑब्जेक्ट उनका क्या हो जाता है? डायरेक्ट, और वन ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट। अब इतना पढ़ने के बाद एक अभी है कॉम्प्लीमेंट, अभी थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे और वर्कआउट बाकी है, और वो जो वर्कआउट बाकी है उसको थोड़ा सा देखते हैं। कितना समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, लिखा है ना, सम ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स ओनली वन ऑब्जेक्ट एंड बट सम ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स टू ऑब्जेक्ट। अब जैसे गेव को देखिए, ही गेव मी अ बुक। कितने ऑब्जेक्ट हैं? एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। मी कैसा है? लिविंग है। लिविंग होने की वजह से इसको बोलेंगे आई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है? रीता बॉट मी अ शर्ट। मी कैसा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शर्ट कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखते जाइए। द ओल्ड मैन टोल्ड द बॉयज अ स्टोरी। द बॉयज क्या है? इनडायरेक्ट है। अ स्टोरी क्या है? डायरेक्ट है। मतलब आप देख रहे हैं, ये टोल्ड, बॉट, ऑफर्ड, सेंट, ये सारे के सारे ऐसे वर्ब हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट मिला है। चलिए देखिए, ऐसे बढ़िए, ही गेव मी, तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको एक ऑब्जेक्ट और चाहिए। रीता बॉट मी, नहीं पूरा हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट और चाहिए। द ओल्ड मैन टोल्ड द बॉयज, नहीं पूरा हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट और चाहिए। ऑब्जेक्ट एक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो आज ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियर रखिए। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग, इनडायरेक्ट लिविंग विंग, मोस्टली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब एक चीज और भी देख लो, जितने भी हैं, पहला सेंटेंस देखिए आप। पहले सेंटेंस में अगर आप देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए पहले सेंटेंस को। पहले सेंटेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है मी, ये लिविंग है, और लिविंग होने की वजह से कैसा ऑब्जेक्ट है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए, मी को किसके पास प्लेस किया गया है? वो आपके, यानी मोस्टली सेंटेंस ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो किसके बगल प्लेस किया जाएगा? वो आपके बगल मी। देखिए, टोल्ड के बगल बॉयज, लिविंग बीइंग। ऑफर्ड के बगल मी, लिविंग। सेंट के बगल मी, लिविंग। इतनी चीजें आप समझिए। ऐसे होते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ प्लेस किए जाते हैं तो जो लिविंग बीइंग होता है उसे वर्ब के पास में कर देते हैं। क्या हमेशा नहीं, बदला जा सकता है। अगर हम चेंज कर दें तो एक दो प्रीपोजिशन आते हैं जो टाइमली यूज किए जाते हैं। जैसे अब इसी को ऐसे पलट दीजिए, ही गेव, अब वहां मी था, मी हटा दीजिए, अ बुक। अब एक प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा आपको, और उस प्रीपोजिशन का नाम है टू। सॉरी, हाँ, ही गेव अ बुक टू मी। अब सर, ही गेव अ बुक टू मी। अब देखिए, अब बुक किसके पास चला गया? वर्ब के पास चला गया, यानी अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक के पास चला गया, यानी वर्ब के पास चला गया, और यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे हो गया। अब जैसे कोई अगर कहे, ठीक है, तो अब ये इस तरीके से, जैसे आई बॉट अ, ठीक है, पेंसिल फॉर 10 रुपीज। ठीक है, तो मैंने पेंसिल लिया कितने रुपए में? 10 रुपीज में। तो अब जो है, आई बॉट हिम, I bought a pencil for him. I bought a pencil for him. तो यहां पर पेंसिल कैसा ऑब्जेक्ट है?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और किसके बगल रखा गया, वर्ब के बगल रख दिया गया। तो आप समझ रहे हैं। तो ये जो होते हैं ये आपके ऑब्जेक्ट को जो रखते हैं, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर हो रहा है। अब इतना जानकारी होने के बाद एक और भी चीज़ बनती है और वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, और कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने डिस्कशन किया था, याद करिए कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो आपने देखा आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन, एग्जाम्पल दिया गया था। उसी तरीके से आपका ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक यहाँ पे लिखूँगा, आप समझते जाइए। जैसे लिखा है आई कॉल्ड राम, तो यहाँ पर राम क्या है, नाउन क्या है, जबकि देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। अगर इसी को ऐसे पलट दो, आई कॉल्ड हिम, हिम क्या है, प्रोनाउन है। देख रहे ना। इसी तरीके से आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आई लव वॉकिंग, वॉकिंग क्या है, जेरंड है, और ये यहां पर देखें तो क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। इसी तरीके से आई लव टू स्विम, अब देखिए स्विम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और देखिए डीपली तो क्या है, इन्फिनेटिव है। क्या है, बात सुन रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, इन्फिनेटिव, यहाँ तक कि आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट फ्रेज भी हो सकता है। जहाँ जहाँ सब्जेक्ट वैसे आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट आप पढ़े थे उसी तरीके से अगर आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो वैसे सेम आपका, जैसे आई नो व्हाट टू डू। देखिए आई नो क्या है, वर्ब, और ये व्हाट टू डू क्या है, फ्रेज। क्या है, फ्रेज है। तो हमने देखा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या बन गया, फ्रेज बन गया। समझ रहे हैं। तो ये जो, अब जैसे इसी को बदल दीजिए, आई नो दैट ही इज इनोसेंट। अब देखिए नो क्या है, वो, और इतना आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि वर्क के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ये पूरा का पूरा क्या है, क्लॉज है। तो आपका ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, जेरंड, इन्फिनेटिव, क्लॉज, फ्रेज, ये सब मिलके बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक सीखी। अब एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट भी आपका क्या होता है कि वो भी आपका नाउन हो सकता है, वो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो आपका एडवर्ब भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये ऐसे होते हैं ना, ये अपने बाद कोई ऐसा नाउन और या फिर एडजेक्टिव या फिर आपका एडवर्ब ये लेके आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसको। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, इसे लिखा है ही इज, उसने लिखा है ही इज, देखिए इसको, ही इज, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है, नहीं, सब्जेक्ट तो है, वो भी है, लेकिन ये पूरा नहीं है। तो ही इज अ डॉक्टर, तो यहां पर इज, देखिए डॉक्टर भी ही है, ठीक है, और डॉक्टर क्या है, नाउन है। तो ये लिंकिंग वर्ब है। कैसा वर्ब है, लिंक कर रहा है इसको और इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है। और ये डॉक्टर किसकी तरफ बार बार भाग रहा है, ही की तरफ। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो अपने सब्जेक्ट की तरफ भागते हैं इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ। इसी तरीके से नाउन है, अगर यहां बोलें ही इज टॉल, ही इज टॉल, तो क्या है आपका ये एडजेक्टिव है। ही इज टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरीके से ही इज
देयर, ही इज देयर। तो यहाँ देयर क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ठीक, तो ये आपका जो इज यानी ये लिंकिंग वर्ब है, ये सारा का सारा आपका लिंकिंग वर्ब है। और इसके बाद जो आ रहा है कॉम्प्लीमेंट है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? आपका कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, आपका कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, और आपका कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब भी हो सकता है। तो ये इस लेक्चर को पूरी तरीके से आप देखिए। एक चीज़ छूटा हुआ है, उसको थोड़ा आपको बताना ज़रूरी है कि जब ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक चीज़ और आप पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट आपने पढ़ लिया, इनडायरेक्ट पढ़ लिया। कॉग्नेट क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वो होता है जो जिससे जैसे जब वर्ब, और देखिए व्हेन वी फाइंड सिमिलैरिटी इन ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अब एग्जांपल बहुत अच्छा मैं आपको दूंगा। जब सिमिलैरिटी, दोनों वर्ब और ऑब्जेक्ट आपस में सिमिलर एक जैसे नजर आए, उन्हीं से वो बने। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, माई ग्रैंडफादर लिव्ड, लिव्ड से लाइफ बना, लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। तो यहाँ लाइफ और लिव्ड, लाइफ से ही लिव का कनेक्शन है, जीवन, जीना और जीवन। तो लिव, लिव्ड, लिव्ड, लाइफ नाउन है, सैंग, सॉन्ग, ये आपस में दोनों कनेक्टेड है। यहाँ देखिए ड्रीम्ड यानी वर्ब, ड्रीम नाउन। यहाँ देखिए स्लेप्ट, स्लीप, देख रहे हैं ना? तो ये सिमिलैरिटी है इस वर्ब में और इसमें नाउन में। यहाँ देखिए फॉट, फाइट, फाइट, फॉट, फॉट, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, लिव्ड, लिव्ड, लिव्ड। तो ऐसे ऐसे जब ऑब्जेक्ट और वर्ब में सिमिलैरिटी हो, तो ऐसे वर्ब, ऐसे ऑब्जेक्ट, जैसे लाइफ क्या है, अगर यहाँ लिव है और यहाँ लाइफ, तो इसको बोलेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ देखिए सैंग और सॉन्ग, सॉन्ग क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। ड्रीम्ड और ड्रीम में ड्रीम क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। स्लीप क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। फाइट क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। इज दिस क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताई। तो अगर ये डे 4 अगर आप बढ़िया से देखेंगे, मेरा मानना है कि आप पहले लेक्चर्स में देखिए, पहले लेक्चर, पहले को देखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आज का देखिए। और एक चीज़ है कि अगर आप बढ़िया से देख रहे हैं ना, तो वीडियोस थोड़ा, लेक्चर या वीडियोस अपलोड होने में थोड़ा समय लग रहा है, कुछ शेड्यूल इतने हेक्टिक होते हैं कि बन नहीं पाता। लेकिन ये है, प्रॉमिस है कि बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि हर दिन या दूसरे दिन वीडियोस मिलें आपको, और आपकी जो इंग्लिश की जो ग्रामर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, समझ रहे हैं आप? या एकेडमिक में है तो आप इंग्लिश इंप्रूवमेंट कर करके अपने, क्योंकि किसी ने सच कहा है ना कि नॉलेज और एजुकेशन एग्जिस्ट इन लैंग्वेज, नॉलेज और एजुकेशन एग्जिस्ट इन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में ही ज्ञान भरा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना इंग्लिश के, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं या फिर आप जॉब में जा रहे हैं जहाँ पर आपको एक लैंग्वेज क्वालिफाई, एक लैंग्वेज क्लियर करना है, तो हर हाल में आप क्या करें? मजबूत हो के आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आपको वो नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो लैंग्वेज पे पकड़ बनाइए। और आपको पता है कि लैंग्वेज इंग्लिश है तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, तो आप इजीली आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, इजीली आप जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको नदी के किनारे रहना ही है तो आपको तैरना आ जाना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू स्विम। तो अगर पानी के बगल घर बनाना है, रहना है, तो तैरना आ जाना चाहिए। तो जब इंग्लिश है, जॉब करनी है, या एकेडमिक इंग्लिश मीडियम, इन सब चीज़ों से है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। भागने से कुछ नहीं होगा, जितना ही भागेंगे उतना ही स्केयर करेगी, डराएगी। तो मेरी बात मानिए, बढ़िया से डे 1 से देखिए, डे 2, डे 3, डे 4, अभी बिगनिंग है, शुरुआत है, आप इसको देखते रहिए। जैसे जैसे समझ में आने लगेगा ना, सचमुच यू विल स्टार्ट लिविंग दिस सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को जीना शुरू कर देंगे, और फिर आपका जो अंदर से एक फोबिया टाइप का है वो आपका हट जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो माय डियर लर्नर्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर watching this video and giving your valuable time.